सर, हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी होती है ये देख करके कि आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मुझे पता है आपको खुशी के साथ साथ थोड़ा सा चिंता भी होती है कि सर, क्या ये वाला चैप्टर पिछले वाले चैप्टर की तरह इतना लेंदी तो नहीं होगा। बहुत सारे प्रोविजंस थे सैलरी के चैप्टर में, तो यहां पर मैं आपको बता दूं चैप्टर इजी है और प्रोविजंस भी कम है। कई बार तो कुछ टीचर्स कहते हैं, गगन हम तो जब इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू करते हैं ना बच्चों को, तो पहले शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बाद में पढ़ाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने कहा जी मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, मैं तो सीधा सा इंसान हूं और सीधी सी बात करता हूं, और सीधी बात को भी एकदम टू द पॉइंट करता हूं। तो करें शुरू। मैं गगन कपूर हो रहा हूं शुरू। आप मुझे जानते हैं। सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 कवर करने हैं। टोटल 6 सेक्शन है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रोविजंस बताएंगे और एग्जाम में ये थ्योरेटिकल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे चार्जिंग सेक्शन से, सेक्शन नंबर 22, जो कि बताएगा कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होती है, और फिर एक सेक्शन 27 ये भी साथ ही साथ कवर कर लेंगे। 2 सेक्शन का आज हमारा टारगेट है, छोटा सा टारगेट है। सर बुक से रीड कराओ ना। बुक वाले कई बार कुछ बुक्स वाले घबराते हैं, कह रहे गगन सीधा सीधा लॉ मत पढ़ाया करो। मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज लॉ जब पढ़ाया जा सकता है तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन अननेसेसरी मुझे करने की जरूरत नहीं है। देखिए सीधा सीधा जो एज इट इज गवर्नमेंट ने लिख के दिया है वर्ड टू वर्ड, पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर बाद में बताऊंगा कि बुक वाले कैसे घबराते हैं। सेक्शन 22 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि गगन एनुअल वैल्यू। मैंने कहा एनुअल वैल्यू क्या होती है? उन्होंने कहा गगन रुक तो सेक्शन 23 में जाके बता दूंगा एनुअल वैल्यू क्या होती है, अभी मन को मना ले। ओके, एनुअल वैल्यू किसकी? ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी है, मैंने कहा भाई कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी भी तो कई तरह की हैं। तो कह रहा है लॉ कि गगन एनुअल वैल्यू किसकी? ऑफ प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग। ओ, या फिर लैंड अपरटीनेंट देयर टू। अच्छा, जिसका असेसी ऑनर हो। ओ, उसके प्रॉफिट अगर टैक्स होने हैं तो उन्हें चार्ज किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए क्या बहुत डिफिकल्ट बात थी? बताइए ना, क्या बहुत डिफिकल्ट बात थी? एनुअल वैल्यू किसकी? एक ऐसी प्रॉपर्टी की जिसमें बिल्डिंग हो, लैंड हो, जिसका असेसी ऑनर हो, और अगर उसके प्रॉफिट टैक्स किए जाने हैं तो वो टैक्स किए जाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एज सिंपल एज इट इज। अच्छा सर, लेकिन बीच में आपने एक लाइन मिस की। हां, अब वो बिल्डिंग, अगर उस बिल्डिंग का कोई पोर्शन ऐसा है जिसमें आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, उसको छोड़ दो। अदर देन, अब बताइए सेक्शन नंबर 23 इतनी सारी बातें कह गया, इतनी सारी बातें समझा गया, ये 4 लाइनें याद कर ली तो आप समझ लीजिए बुक के 2 पेज कवर हो गए। अब बुक 2 पेजेस लगाएगी, कहेगी गगन बच्चों को समझाओ। दोबारा पढ़ता हूं। एनुअल वैल्यू एक ऐसी प्रॉपर्टी की
जो कि बिल्डिंग है, लैंड है, जिसका असेसी ऑनर हो, मगर वो बिल्डिंग का पार्ट छोड़ देना जिसमें वो अपना बिजनेस कर रहा हो, अपना प्रोफेशन चला रहा हो, उस हिस्से को छोड़ देना। बाकी जो बची हुई बिल्डिंग है, अगर उसके प्रॉफिट्स को टैक्स करना है तो गगन आप उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स करना। बस अब बताइए, ये बात जो आप समझ गए, ये बुक अब 2 पेजेस में धीरे धीरे आपको दोबारा समझाएगी, ठीक है। सर एनुअल वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा उसके लिए नेक्स्ट क्लास की वेट कीजिए, सेक्शन नंबर 23 में बताएंगे। और इस चैप्टर में कम से कम 2 से 3 क्लास तो मैं आपको एनुअल वैल्यू समझाते समझाते खत्म कर दूंगा, फिर भी आप कहेंगे सर समझे नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। एनुअल वैल्यू की बात सेक्शन 23 में करेंगे, लेकिन उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी बात आपको बताता हूं कि इस सेक्शन में एनुअल वैल्यू जो मेंशन की गई है उसका मतलब है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच कैन बी अर्न्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इफ गिवन ऑन रेंट। सर एक प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से सर कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं? तो 2 तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूं। वैसे तो पहले पुरानी अगर क्लास आपने मेरी देखी हो तो पहले मैं गूगल से पिक्चर ले लिया करता था। लेट अस सपोज ये एक ऐसे एक प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट का ये ओपन एरिया है और ये उसका कवर्ड एरिया है। बिल्डिंग ऐसे ही होती है। जब गवर्नमेंट कहती है कि गगन दिल्ली वालों को तो आदत खराब हो गई है ना, वो 100% तो क्या 100% से ज्यादा कवर कर लेते हैं। अगर आपने कहीं पर देखा हो, कहीं अच्छा जब आप मकान देखते हैं तो आप यही देखते हैं कि सर जो प्लॉट होता है उसके एक पार्ट के अंदर बिल्डिंग होती है और कुछ पार्ट उसका ओपन रखा जाता है, ठीक है। तो लॉ ने ऐसे लिखा कि गगन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक तो बनी हुई होगी बिल्डिंग और एक उसके साथ में होगी कुछ ओपन लैंड, तो इससे अगर कोई प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकते हैं कि सर हम किसी बिल्डिंग से रेंट की इनकम कमा सकते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि सर हम उस बिल्डिंग को सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बोलो ना, किसी भी प्रॉपर्टी से 2 तरीके की इनकम हो सकती है, या तो आप उससे रेंट कमा सकते हैं या उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहां पर लॉ कह रहा है कि गगन मैंने साफ साफ यहां पर नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? एनुअल वैल्यू की, क्योंकि रेंट आपको हर साल मिलता है और सेल प्राइस आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है। जब आप सेल कर देंगे तो एक ही बार पैसा मिलेगा। तो बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू को हम यहां पर टैक्स करेंगे, ठीक है। तो लॉ कह रहा है गगन बिल्डिंग का अगर कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें तुम अपना बिजनेस करते हो, अपना प्रोफेशन करते हो, उस हिस्से को छोड़ दो, बाकी हिस्से की जो रेंटल वैल्यू है ना वो हम यहां पर टैक्स करेंगे, ठीक है। सर तो रेंटल वैल्यू को सीधा सीधा रेंटल लिख देते। वो कह रहे गगन अब इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अगर हम रेंट लिख देते तो तुम अपना डिक्शनरी खोल के जो रेंट की डेफिनेशन है वो पढ़ते और आगे चले जाते, मगर हम कुछ और बातें कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहली बात, एनुअल वैल्यू का जो जिक्र किया गया है चार्जिंग सेक्शन में वो बेसिकली एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है, क्योंकि ये हर साल मिलती है। अब एक्सपेक्टेड रेंट है, मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं भी देंगे तो भी गवर्नमेंट पता लगाना चाहती है कि इससे क्या रेंट की कमाई हो सकती थी, ठीक है। सर प्रॉपर्टी से सेल करके भी इनकम हो सकती है। तो यहां पर अगर आप चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, तो अभी आप एनुअल वैल्यू जानते नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर आपको कोई इनकम होती है फ्रॉम सेल या ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ना सेल की जगह ट्रांसफर वर्ड का यूज होगा। जैसे रेंट की जगह एनुअल वैल्यू यूज हो रहा है, ऐसे सेल की जगह ट्रांसफर वर्ड का यूज ज्यादा होगा। अगर आपको इनकम होती है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने से,
तो वो इस हेड में कवर नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर दिस हेड, ये हमारा दूसरा हेड है। इसके बाद तीसरा हेड आता है बिजनेस इनकम, उसके बाद चौथा हेड आता है कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन में कवर होगी। इट इज कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर आपने पीजीबीपी भी लिखा है। अब मान लो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं वो अगर बिल्डिंग बेचेंगे तो उनका बिजनेस होता है, और अगर हम जैसे लोग हैं, आप हो हम हैं, तो हम तो क्या करते हैं, इन्वेस्टर हैं। तो फिर हमारे लिए जो प्रॉपर्टी सेल होती है वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्स होती है। नाउ सर आपने कहा था एनुअल वैल्यू लेंगे, प्रॉपर्टी की लेंगे, और कैसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है। अब सर इस बिल्डिंग के तो कई नाम हम जानते हैं, आप कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखो बिल्डिंग आप किसी भी नाम से बुलाओ, लॉ ने यहां पर कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि वो रेजिडेंशियल होगी या कमर्शियल होगी, वो फ्लैट होगा या फैक्ट्री होगी, कुछ मेंशन नहीं किया। तो हर तरह की बिल्डिंग यहां पर कवर हो गई। लेकिन अगर उस बिल्डिंग से कोई एनुअल वैल्यू या रेंटल वैल्यू कमा सकते हो वो कवर हो गई। तो यहां पर मैंने सेकंड पॉइंट, ऊपर का ही सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होनी चाहिए। जहां बिल्डिंग बनी होती है वहां साथ में छोटी मोटी लैंड भी हो सकती है। तो इट शुड बी नोटेड दैट रेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग कैन बी रेजिडेंशियल। सर हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हमने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो आप सही हेड में आ रहे हैं। सर हमने एक शॉप खरीद रखी है, मॉल में एक शॉप है, हमने उसे रेंट पे दिया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कमर्शियल। अगर वो प्रॉपर्टी भी आपकी रेंटल इनकम कमा रही है या कमा सकती है तो आप सही हेड में खड़े हैं। सर हमारे पास फैक्ट्री है लेकिन उस फैक्ट्री में हम अपना बिजनेस नहीं करते, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो फिर इस हेड के अंदर नहीं आना। अगर आपने अपनी फैक्ट्री को किसी और को किराए पे दे रखा है तो आपकी सही हेड में है। सर हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास एक शॉप है, उस ऑफिस और शॉप में हम अपना बिजनेस नहीं करते, हमने किसी और को दे रखी है, किराए पे दे रखी है। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन बिल्डिंग की एनुअल वैल्यूज यहां पर बात की जा रही है। तो कभी भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फैक्ट्री, ऑफिस, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। सर हमारे पास ना एक लैंड है। सर मैंने ना अपने पड़ोसी को ये लैंड रेंट के ऊपर दी हुई है, ठीक है। साथ में उसका मकान है, ये बिल्डिंग यहां पर बनी हुई है, ये 250 स्क्वायर यार्ड्स का मकान है और मेरे पास 250 स्क्वायर यार्ड्स का साथ में प्लॉट है। और वो क्या करता है, ये वाला रेंट पे लेके मेरे साथ पूरे मोहल्ले में ये कहता फिरता है कि देखो मैं कितनी बड़ी आलीशान तरीके से रहता हूं। तो कहने दो सर, मुझे तो वो इसका किराया दे देता है, मुझे 1 लाख पर मंथ इसका वो रेंट दे देता है, लैंड का रेंट दे देता है, ठीक है। तो अब भी आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का नाम हो गया लैंड, और लॉ कह रहा है गगन लैंड से जो रेंट मिलेगा आप इस हेड में नहीं आएंगे। इस हेड में आप तभी आएंगे जब इस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई हो, तभी इस हेड में आएंगे। लॉ कह रहा है गगन हमने इस चैप्टर में इनकम और खर्चों को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जिनके पास बिल्डिंग होती है उनकी इनकम निकालने के हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। अगर आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ लैंड ही लैंड है, तो फिर आपके ज्यादा खर्चे तो कुछ होते नहीं है ना। आप प्लीज इस हेड में नहीं आओगे, फिर आप अदर हेड में जाओगे, आप जाओगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी खाली खाली लैंड नहीं चलेगी,
अगर बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग के साथ थोड़ी सी ओपन लैंड है वो चलेगी, लेकिन खाली खाली लैंड नहीं चलेगी। तो ये बात आपसे पूछी जाएगी एमसीक्यू की फॉर्म में कि बताओ अगर किसी के पास एक प्लॉट है तो उस प्लॉट को उसने रेंट पे दिया, तो बताओ उसकी इनकम कहां टैक्स होगी? क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी? जब हाउस ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, तो इस साइड में टैक्स नहीं होगी। तो रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड इज नॉट टैक्स्ड हेयर, यहां टैक्स नहीं होगी। तो सर क्या टैक्स ही नहीं होगी? होगी, बट वो टैक्स होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के खर्चे और इनकम गवर्नमेंट ने ना ट्यून कर रखे हैं बिल्डिंग के हिसाब से। ओ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप देखें तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन था, बोलो ना। इसी चार्जिंग सेक्शन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी जिसने चार्जिंग सेक्शन को पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, बस इतना सा जिसने रट लिया, इन पॉइंट्स के आंसर वो खुद ही निकाल सकता है। ठीक है, आपने ना यहां से लेकर यहां तक, ये तो कहते हैं ना रट्टा मारना है, तो इसको रट्टा मार लेना, बाकी आपने सिर्फ रीड करना है, वो आप अपने आप आंसर दे दोगे उसका। तो मैंने आपको दो बातें समझाई, एनुअल वैल्यू क्या है समझा दी, उससे ये बात समझाई कि अगर प्रॉपर्टी की सेल होगी तो कैपिटल गेन में जाना। रेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग से मैंने ये समझाया कि लैंड का अगर रेंट है तो यहां पर मत आना। दो बातें भी बताई हैं। अब देखिए, डेफिनेशन में लिखा था कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें बिल्डिंग है, लेकिन एक बात और लिखी थी कि आप उसके ऑनर हैं, तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने आना है। अब इस बात को समझते हैं। सर ये बिल्डिंग है, ओके, इसके ऑनर हैं मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने ये बिल्डिंग रेंट पर दी मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने ये आगे रेंट पर दी मिस्टर सी को। सर मिस्टर ए मिस्टर सी को रेंट पे क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई मिस्टर ए कह रहा है यार मैं लोगों पे भरोसा करता नहीं हूं, मिस्टर बी उसका बहुत नजदीकी आदमी है जिस पर वो भरोसा करता है। तो क्या किया, ए ने कहा भाई मैं किसी अनजान आदमी को बिल्डिंग किराए पे नहीं देता, मैं मिस्टर बी को दे देता हूं 50,000 पर मंथ। अब मिस्टर बी की हेडेक है, वो लोगों से किराया ले, खाली रखे, खाली करवाए, जो मर्जी करे। बी ने मिस्टर सी को 75,000 पर मंथ के ऊपर रेंट पे दे दी, ठीक है। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए से एग्रीमेंट किया था कि भाई ये प्रॉपर्टी ना मैं आगे किराए पे दूंगा, और ऑब्वियस सी बात है आगे किराए पे देगा तो दो पैसे और लेगा, कितने लेगा वो उसकी मर्जी। नाउ अब इस क्वेश्चन में मिस्टर ए को भी बिल्डिंग से रेंटल इनकम हो रही है, और मिस्टर बी को भी बिल्डिंग से रेंटल इनकम हो रही है। और सर आपने कहा था कि रेंटल इनकम बिल्डिंग की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, ये भी ठीक है, पर एक बात और है, इस हेड में तभी आना जब आप बिल्डिंग के क्या हैं, ऑनर हैं। क्योंकि मिस्टर बी बिल्डिंग के ऑनर नहीं है, इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं आएंगे। सर बहुत बढ़िया बात है, वो बच गए, बच नहीं गए। लॉ ने कहा आपके ना रूल थोड़े अलग हो जाएंगे, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आओ या आप पीजीबीपी के हेड में आओ। सर ऐसा क्यों हुआ? लॉ कह रही है कि देखो अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग का ऑनर है और वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे, तो ये एक बड़ा सिंपल सीधा साधा केस होता है, और सीधा साधा केस है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सीधे सीधे प्रोविजन है गगन सर। यहां पर अगर एक आदमी कहानी गाने लग जाए हमारे आगे, मैंने तो पीछे किराए पे लिया है, आगे किराए पे दिया है, मुझे तो कोई पैसे की बचत होती नहीं है, तो सरकार कहती है यार ऐसे लोग ना बहुत तंग करते हैं, उनको अलग भेज दो।
और जो सीधे सीधे लोग होते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो कहते हैं सर मैंने नोएडा में एक फ्लैट लिया हुआ है, दिन में मैं नौकरी करता हूं, वहां एक फ्लैट लिया हुआ है, उसकी किस्त भरता हूं और मैं उसको किराए पे देता हूं। ऐसा सिंपल केस है। तो ये सिंपल केस के लिए हाउस प्रॉपर्टी है। ऐसे गंदे लोगों को बीच में लाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड खिचड़ी नुमा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए लॉ ने कहा गगन ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बताइए जी, अगर मैं आपसे कहूं एक बिल्डिंग है, उसे किराए पे दिया गया है, लेकिन जिसने किराए पे दिया है वो ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। अब बताओ उसको जो रेंट मिल रहा है वो कहां टैक्स होगा? क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्स करवा सकता है? सरकार कह रही नहीं, तेरी इनकम इस हेड में टैक्स नहीं होगी। कहां टैक्स होगी? तो तू चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना या तू इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाना। आइए जी इस बात को रीड कर लेते हैं। असेसी ओनर होना चाहिए। टू टैक्स इनकम अंडर दिस हेड, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए असेसी को ओनर होना पड़ेगा बिल्डिंग का। अब सर ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ये कई तरह की होती है। सबसे बढ़िया ओनरशिप तो है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड ना हो तो लीज होल्ड हो सकती है। और इवन इनकम टैक्स तो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, वो कहेगा ओनरशिप तो डीम्ड भी हो सकती है, मतलब मानी जा सकती है। सरकार कह रही है कि तुम मुझे कह रहे हो तुम ओनर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ओनर मानती हूं, इसीलिए तुम भी इस हेड में आ सकते हो। अब ऑनर गवर्नमेंट मान रही है, आप कागजों में ऑनर नहीं हो तो कोई वजह होगी, और उस वजह को हम आज ही सेक्शन 27 में डिस्कस कर लेंगे। पर अगर आप बिल्डिंग के ऑनर नहीं हैं तो हम उसे नाम देते हैं सब लेटिंग। सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। सब लेटिंग की वजह से जो इनकम होगी वो इस हेड में टैक्स नहीं होगी, वो खिचड़ी है। एज पर्सन लेटिंग इज नॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग का ओनर नहीं है। अगर आपके मन में आ रहा हो तो सर इससे फर्क क्या पड़ गया इनकम के ऊपर, इनकम के अंदर ना खिचड़ी पक गई, डिफिकल्टीज आ गई हैं कुछ, तो सब लेटिंग विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको हम पीजीबीपी में भी ले जा सकते हैं। नाउ सर सपोज ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए ये वाला पार्ट है जिसमें ऑनर अपना कुछ बिजनेस चलाता है। इस वाले पार्ट में तो एक बिल्डिंग का कोई मालिक है, उसने एक पार्ट अलग कर लिया कि भाई ये वाला पार्ट मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा, और ये वाला पार्ट उसने किसी फैमिली को रेंट पे दे दिया। आप कई बार ऐसा देखोगे कि भाई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का एक पार्ट पे किसी ने कोई मान लो बुटीक चला रखा है, या कोई डॉक्टर था तो उसने अपना क्लिनिक बना रखा है, या मेरे जैसा कोई गरीब आदमी है तो उसने अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रखा होगा, एक कमरे का छोटा सा, बाकी किराए पे दे दिया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि गगन ये बिल्डिंग तो पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक है ना, लेकिन लॉ कह रही है गगन ये वाला हिस्सा बाहर कर दो, ये हिस्सा बाहर कर दो, जो बाकी का हिस्सा है ये वाला पार्ट, इसको ना मैं किसी शेडो कर देता हूं, ये वाला, ठीक है। ये जो मैं येलो कलर से शेडो कर रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है गगन हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने की बात कर रहे हैं। जो पोर्शन मैंने व्हाइट पे छोड़ दिया उसको भूल जाओ। गवर्नमेंट कह रही है गगन बिल्डिंग का वो वाला पार्ट जिसमें ऑनर खुद का बिजनेस नहीं कैरिड ओवर कर रहा, उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। सर सरकार इतनी दयावान क्यों हो गई, उसने ये वाला हिस्सा क्यों छोड़ दिया? सरकार कह रही है गगन देखो ये ऑनर जो बिजनेस करता होगा तो बिजनेस के अंदर जो उसकी इनकम निकल के आती होगी
उस इनकम पर वो गवर्नमेंट को टैक्स देता होगा। अगर हम ये वाला पार्ट एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा जी क्या दिक्कत आएगी? वो कह रहे गगन, एक सपोज करो, ये आप एग्जाम्पल लेके चलो कि आप अपनी कोचिंग यहां चलाते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहां कोचिंग चलाता हूं। कह रहे गगन, मान लो साल भर में आपने कोचिंग चला के 20 लाख रुपए कमाई, तो उस 20 लाख पर आप हमें टैक्स दे दो, बात खत्म हो गई। अब वो कहती है, गवर्नमेंट कहती है अगर अगर ऑनर ऐसा नहीं करेगा तो वो पता क्या करेगा? वो कहेगा देखो जी मेरी कलेक्शन तो हुई 25 लाख रुपए की, वो यहां पर दिखाएगा नोशनल रेंट 15 लाख रुपए का, क्योंकि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप नोशनल रेंट दिखाओगे, और फिर आप इनकम निकालोगे कितनी? 10 लाख, और गवर्नमेंट को बोलोगे भाई 10 लाख के ऊपर मैं टैक्स देता हूं। तो गवर्नमेंट कहती है गगन देखो हम ये बात बता रहे हैं, अगर आप बिल्डिंग के ऑनर हो और आप बिल्डिंग में बिजनेस करते हो तो आपको कोई नोशनल रेंट नाम का खर्चा हम माइनस नहीं करने देंगे। अगर आपके जेन्युइन बिजनेस के कोई खर्चे हुए हैं, आपके यहां कोई बिजली खर्च होती है, एसी खर्च होता है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, आप कोई स्टाफ की सैलरी देते हैं, वो सब खर्चे जो जेन्युइन है वो माइनस करो, लेकिन नोशनल रेंट हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। तो इसलिए इससे गवर्नमेंट कह रहे हमें इस बात से कोई नुकसान नहीं होता और टैक्स भी सिंप्लीफाइड रहता है। तो प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। असेसी अगर अपना बिजनेस उसमें नहीं कर रहा, उसको छोड़ के वो कोई और उसका पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो यहां पर टैक्स होगी। ठीक है, तो यहां साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसा भी करना, लेकिन केवल अपने बिजनेस में नहीं करना। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल असेसी अपने खुद के बिजनेस के लिए करेगा तो याद रखना कोई नोशनल रेंट हम आपको बिजनेस एक्सपेंस नहीं देंगे, कोई नोशनल रेंट हम आपका हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्स नहीं करेंगे। कुछ लोगों के मन में बात आ सकती है कि सर बिजनेस में इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट घुसा देते हैं, बिजनेस में नोशनल रेंट के नाम का खर्चा डाल लेते हैं, इनकम में नोशनल रेंट की इनकम दिखा लेते हैं। सरकार कह रही गगन खिचड़ी मत पका, पहले हमने इनकम टैक्स में बहुत सारी खिचड़ी पका रखी है। अच्छा, income earned by assessee engaged in the business of letting out of properties on rent would be taxable as business income। अब ये एक बात ऐसी है कि जो आप ये कहोगे कि सर अगर मैं सेक्शन 22 पढ़ूं तो अगर कोई पर्सन है उसके पास 100 बिल्डिंग है, उसका